पढ़ेंगे। और जो अपनी नेक्स्ट यूनिट है उसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत हैं उसमें मुख्य रूप से अपने 3 विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। उनके विचारों का, उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत की मूल अवधारणाओं का और उन तीनों विचारकों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उस प्रत्येक जगह पर जाने का प्रयास करेंगे जहाँ से अभी कॉलेज लेक्चर की जो एग्ज़ाम है वहाँ, या असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपने छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ, या मैंने सेट का पेपर देखा था HPPSC का और UPPSC का भी होने वाला है। उनकी दृष्टि से मैंने उन सबको ध्यान में रखते हुए सब कुछ शॉर्ट में जो आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा उसको एक जगह लाने का प्रयास किया है। पहले अपने थॉमस हॉब्स को इसमें पढ़ते हैं। कोई भी विचारक है उसको पढ़ने से पहले, क्योंकि जो भी विचारक होता है, दार्शनिक होता है, वो अपने समय की, अपनी परिस्थितियों की देन होता है, तो उसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हॉब्स के बारे में मुख्य रूप से उसके जीवन परिचय से एक प्रश्न आ सकता है। कोई भी विचारक है उसके जीवन परिचय से और उसकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और किसी विचारक की अगर अध्ययन पत्ति अधिक महत्वपूर्ण है तो वहाँ से। और हॉब्स के सामाजिक समझौते की विशेषताएं क्या हैं, उन्होंने शासन की कौन सी व्यवस्था को श्रेष्ठ व्यवस्था कहा है, किस प्रकार से हम उसको निरंकुशवाद और व्यक्तिवाद के बीच संतुलन या समन्वय स्थापित करते हुए पाते हैं, इन सब से अपने रूबरू होंगे थॉमस हॉब्स, जिनका समय 1588 से 1679 तक रहा, 91 ईयर्स। जीवन परिचय का जन्म यूके में वेस्टपोर्ट में हुआ। मेल्सबरी के शैतान भी इनको कहा जाता है। इनके समय इनके जो पिता थे वो ज़्यादा क्रोधित थे और वो इनको बचपन में ही छोड़कर घर से निकल गए थे। इनके चाचा ने इनको पाला था और बहुत ही प्रतिभाशाली थे। इन्होंने अपनी छोटी सी अवस्था में यूरिपाइड्स की जो दी मीडिया बुक थी उसका ग्रीक भाषा से लैटिन भाषा में अनुवाद किया। इनके ऊपर मुख्य रूप से यूरिपाइड्स का, यूक्लिड की ज्योमेट्री का और गैलीलियो की लॉ ऑफ मोशन का, देकार्ते, विलियम हार्वे और गिलबर्ट, यहाँ से कई बार प्रश्न आता है कि हॉब्स को प्रभावित करने वाले विचारक हैं, हॉब्स को प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं। तो यूरिपाइड्स, यूक्लिड, गैलीलियो, देकार्ते, विलियम हार्वे और गिलबर्ट, ये मुख्य रूप से हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इनको हम बात करें तो गैलीलियो ने इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और लॉ ऑफ मोशन जो गैलीलियो की मुख्य देन थी, उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने अपने राजनीति शास्त्र में ज्यामिति और यांत्रिकी को इतना अधिक बढ़ावा दिया कि इन्हें राजनीति शास्त्र का गैलीलियो ही कहा जाता है। हॉब्स गैलीलियो ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ हिज एज, यानी वो अपने समय में अपनी राजनीति शास्त्र का गैलीलियो था। और दूसरी जो घटना थी जो इनके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो थी इंग्लैंड का गृह युद्ध 1640 से 1660 तक चला। और चार्ल्स राजा, जिनके ये गुरु थे, उनको जाकर के इन्होंने राजा भी बनाया। तो ये इनकी जीवन की संबंधी मुख्य घटनाएं थी जिनसे ये प्रभावित हुए। और इनको कुछ समय के लिए, यानी निरंकुश राजतंत्र के समर्थन होने की वजह से इनको इंग्लैंड से निष्कासित भी किया गया। इंग्लैंड से भाग भी गए, फ्रांस में भी रहे और फ्रांस में जाकर के ही इन्होंने अपने दर्शन का शुरुआत की। और DCV नाम की पहली रचना इन्होंने पेरिस से ही प्रकाशित की थी। काफ़ी बार पूछी गई है। DCV इसकी पहली रचना थी। DCV कई बार हम देखते हैं कि लेवियथन को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है, लेकिन अगर पहली ग्रंथ अगर इनका पूछें तो DCV है। यहाँ D यानी वो अपने D का मतलब है THE, दी, जिसको हम दी कहते हैं, वो इनको लैटिन भाषा में D कहते हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं लैटिन भाषा में हैं। DCV, डी कॉर्पोरे, मुख्य ग्रंथ इनका लेवियाथन था। इसका साल पूछा जा सकता है 1651। कुछ बुक्स में 1655 दिया हुआ है जो रॉन्ग है, 1651 सही है। एलिमेंट ऑफ लॉ, डी होमिनी, डायलॉग ऑन दी कॉमन लॉज और डायलॉग ऑन दी सिविल वार ऑफ इंग्लैंड,
ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले अगर विचारक या वैज्ञानिक हमसे पूछे तो गैलीलियो, और गैलीलियो के भी लॉ ऑफ मोशन यानी गति का जो नियम था उनसे प्रभावित हुए। इनकी राजनीति विज्ञान के अंदर अगर अपने देन की बात करें तो सबसे मेन इनका जो देन है वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत। और अध्ययन पद्धति की बात करें तो इनकी जो अध्ययन पद्धति थी वो थी साइंटिफिक मेटेरियलिज्म। देखो यहाँ से थोड़ा सा विवाद होता है और पर्सन में अपने को कन्फ्यूजन हो सकती है। वैज्ञानिक समाजवाद साइंटिफिक सोशलिज्म इनके जो जनक हैं वो मार्क्स हैं, और साइंटिफिक भौतिकवाद साइंटिफिक मेटेरियलिज्म जो है उसके जो जनक है नेट में पूछा गया है वो है होब्स। तो इन्होंने वैज्ञानिक भौतिकवाद, मैं आपको बता दूं वैज्ञानिक भौतिकवाद में दो शब्द हैं, अपने ध्यान से देखें तो एक तो है साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब होता है जहां हम कोज और इफेक्ट यानी कथन और कारण, कार्य और कारण, कि कोई कार्य हो रहा है तो उसका कारण क्या है। भाई कोई काम है उसके पीछे कोई ना कोई कोज होता है, कोई ना कोई कोज है उसके पीछे कोई ना कोई इफेक्ट होता है। इस व्यवस्था के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, कथन और कारण के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। यानी एक प्रकार से लॉजिक और एक्सपेरिमेंट दोनों को यहाँ स्थान दिया गया है। और आपको मैं बता दूं होब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक थे, वो पूर्णतः तार्किक थे, बुद्धिवादी थे, वो तनिक भी आध्यात्मिक या कल्पना में विश्वास नहीं करते थे। वो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाना चाहते थे। और वह कहते थे कि जो संसार है वो वस्तुतः पदार्थ से ही बना है, मैटर से ही बना है। अगर मैटर है ही नहीं तो संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। वो जीवन में तीन ही चीज़ों को सत्य मानते थे, पदार्थ, प्रकृति और प्राणी। इन तीन चीज़ों के अलावा दुनिया में चौथी चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से होब्स को नास्तिकवादी भी कहा जाता है। वो बिल्कुल ही अध्यात्म में, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता का अर्थ है कि इन्होंने अपने प्रत्येक कार्य का, अपने दर्शन का, अपने राजनीति विज्ञान की व्याख्या कार्य कारण संबंध के आधार पर निकालने का प्रयास किया और इन्हीं आधारों पर अपने राज दर्शन का निर्माण किया। यानी जिस प्रकार से हम अगर सामाजिक समझौते की बात करें तो सबसे पहले ये मानव स्वभाव की, उसके चरित्र की अध्ययन करता है, उसकी भावनाओं का, उसकी इच्छा का, उसके विचारों का पूरा गहनता से विश्लेषण करता है। और फिर इस परिणाम पे आता है कि प्राणी दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है और स्वयं के साथ ऐसा बर्ताव क्यों चाहता है, और अगर इस प्रकार के कथन और कारण से यानी कैसा व्यवहार करता है और कैसा चाहता है, इसके आधार पर वो कैसे राज्य की कल्पना करता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की उत्पत्ति करता है। यानी सोशल कॉन्टैक्ट यानी समझौता एक यांत्रिक है, कृत्रिम है। जो यानी अगर अपने बात करें तो होब्स का जो दर्शन है उसमें दो बहुत मूल आधार हैं। एक जियोमेट्री, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अभी, वो रेखागणित से इतना ज़्यादा प्रभावित था, उसने एक त्रिभुज का उदाहरण दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान समान होता है, लेकिन फिर भी त्रिभुज का जो शीर्ष है वो हमेशा सर्वप्रमुख होता है, टॉप होता है। भले ही त्रिभुज के तीन कोणों का मान चतुर्भुज के चार कोणों से कम हो, लेकिन फिर भी जीवन में त्रिभुज को ही वरीयता देनी चाहिए, चतुर्भुज को कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके चारों कोने समान होता है। और उसके चारों कोने समान होते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता। जिसका हमेशा टॉप हो जैसे त्रिभुज का एक सिरा है वो हमेशा शीर्ष पे रहता है, इसीलिए त्रिभुज को इन्होंने इतना महत्व दिया कि वो ज्यामिति और यांत्रिकी को राजनीतिक या अपने राज दर्शन का मुख्य आधार बना बैठे। और भौतिकवाद दूसरा शब्द है, वैज्ञानिक भौतिकवाद है। वैज्ञानिक की व्याख्या मैंने कर दी, यानी क्योज और इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर अपनी राज दर्शन की व्याख्या करना। दूसरा है भौतिकवाद। भौतिकवाद का अर्थ यह है कि वो पूर्णतः संसार में, मैटर में, पदार्थ में, इसी जगत में, इहलोक में विश्वास करते थे। वो धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता, ईश्वर, इन चीजों से बहुत दूर रहते थे। उन्होंने कहीं भी ऐसा दिखने का या ऐसा दर्शन देने का प्रयास नहीं किया है जिसमें तनिक भी आध्यात्मिकता या कल्पना की गुंजाइश हो। इन्होंने लिखा कि संसार में मैटर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। और इस प्रकार से इन्होंने वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर अपने राज दर्शन की स्थापना की। और दर्शन का जो इनका मुख्य आधार था उनमें इन्होंने पदार्थ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और राजनीति को नेचुरल साइंस बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया इन्होंने। अगर अपने अगले वीडियो में सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात करेंगे जो इनकी बुक लेवियथन में दिया गया है। लेवियथन का अर्थ होता है समुद्री राक्षस। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि होब्स
का जब जन्म हुआ तो स्पेन की जो आर्मेडा थी उन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया, और ये इतना डरा हुआ रहता था कि सुबह सुबह घर से बाहर जाकर वेस्ट पोर्ट में समुद्र के पास बैठ जाता था, और सुबह सुबह समुद्र से एक बहुत बड़ा विशाल जीव जब बाहर निकलता था तो समुद्र के तट पर जो चहल पहल थी वो बिल्कुल शांत हो जाती थी। तो उन्होंने देखा कि ये जो समुद्र से बाहर राक्षस आता है, इसमें इनसे जीव इतना डरते हैं कि यहाँ एकदम सन्नाटा हो जाता है, और इसी चीज़ से वो प्रेरणा लेकर के कहता है कि इंग्लैंड में जो संसद के पक्षधारी थे और एक राजतंत्र के पक्षधारी थे, उन्होंने गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। इन्होंने कहा कि क्यों न जिस प्रकार से समुद्र से एक राक्षस बाहर आता है उसी प्रकार एक राजतंत्र से एक राजा बाहर आना चाहिए, और वह इस प्रकार से शक्तिशाली हो कि ये सारे जो संसद के मेंढक बोल रहे हैं, टहरा रहे हैं, ये जो उछल कूद कर रहे हैं, ये सब शांत हो जाएं। तो इन्हें समुद्री राक्षस यानी जो समुद्र के किनारे ये जब बैठता था शांति के लिए, वहीं से प्रेरणा लेकर के इन्होंने लेवियाथन की रचना की, और उसी अपनी बुक का नाम इन्होंने लेवियाथन दिया। अगर हम उसकी लैटिन भाषा में अनुवाद देखें तो उसका अर्थ होता है समुद्री राक्षस या महामानव। और इसका जो चित्र है उसमें हम अगर ध्यान से देखोगे इसकी लेवियाथन का बुक आप गूगल पे, तो आपको दिखेगा कि उसमें उसके शरीर में खूब मानव भरे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि ये जो लेवियाथन है, इसका अर्थ है कि सारे जो मानव थे राज्य के, उन्होंने इस राजा को अपने सारे अधिकार सौंप दिए हैं, और अब उनके पास कोई अधिकार नहीं रहा है केवल आत्मरक्षा के अलावा। और ये जो समुद्री राक्षस है, क्योंकि मध्य युग में चर्च और राजा के बीच में भी एक युद्ध था, तो इस समुद्री राक्षस के हाथ में उसने एक तलवार दी है दाएं हाथ में, और बाएं हाथ में एक धर्मदंड दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो लेवियाथन है, ये जो राक्षस है, ये जो महामानव है, वो राज्य की दृष्टि से यानी शासन की दृष्टि से भी सर्वोच्च है, और धर्म की दृष्टि से भी सर्वोच्च है, यानी वो चर्च को भी दंडित करने की शक्ति रखता है। और लेवियाथन के जो 4 भाग हैं उनमें वो अलग अलग नेचुरल स्टेज का, ओरिजिन ऑफ स्टेट का, रिलेशन बिटवीन द चर्च एंड स्टेट का, और क्रिटिसाइज ऑफ द चर्च, ये 4 पार्ट लेवियाथन के हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया लेवियाथन के कितने भाग हैं, प्राकृतिक हिसाब से कौन से भाग में है, राज्य की उत्पत्ति कौन से भाग में है, चर्च राज्य संबंध कौन से में है, और चर्च की आलोचना कौन से भाग में है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। थैंक्स।